नमस्ते मित्रों, आप सभी का यूपीएससी आईएएस एग्जाम्स यानी कि तपस्वी आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसका टॉपिक है गुप्त एम्पायर पार्ट 2। गुप्त एम्पायर पार्ट 1 में हमने देखा कि उनकी जो पॉलिटी और उनकी जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और उन सब की जो उन कहाँ कहाँ पर उनकी मिलिट्री कैंपेन चला गई थी, उस वक्त की जो कंडीशन, कौन कौन से जो बड़े राजा थे, उसके ऊपर हमने एक जो लाइट है वो डाली थी कि गुप्त एम्पायर का जो ओरिजिन है वो क्या है, उसका फाउंडर कौन है और किसके राज में गुप्त एम्पायर है वो अपने जेनिथ के ऊपर पहुंचा था। तो उस पहले पार्ट में ये देखा था हम। जो दूसरा पार्ट है उसमें गुप्त एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी है वो देखेंगे। इकोनॉमी और ट्रेड, साथ ही साथ सोशल और रिलीजियस कंडीशन उस वक्त की कैसी थी उसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ जो कॉइनेज सिस्टम है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत लाइट है वो हम डालने वाले हैं। और हाँ, गुप्त एम्पायर के इस पार्ट में हम आर्ट एंड कल्चर और लिटरेचर नहीं लेंगे, क्योंकि वो हमारे आर्ट एंड कल्चर की जो सब्जेक्ट है उसमें उनको इंक्लूड किया गया है, तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुप्त एम्पायर है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया या फिर क्लासिकल एज ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि आप देखें तो उस वक्त की जो जो संस्कृत लिटरेचर में भी जो जो काम हुआ है वो गुप्त एम्पायर के पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन बाद में भी गुप्त एम्पायर में जैसा काम हुआ है, जितने रचनाएं बनाई गई है, वो गुप्त एम्पायर के बाद भी उसने नहीं हुई है। साथ ही साथ देखें तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है उसमें भी बहुत ही बड़ी जो रोल है वो गुप्त एम्पायर ने प्ले किया है। हालांकि जो गुप्त एम्पायर है, गुप्त सम्राट है, वो मौर्य सम्राटों की तरह बड़े बड़े ऐसे जो आर्किटेक्चर स्कल्पचर तो नहीं बनाते थे, लेकिन इसमें भी काफ़ी ऐसे जो महत्वपूर्ण जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें गुप्त सम्राटों ने बहुत बड़ा जो योगदान है वो दिया है, तो इसलिए भी हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ देखें तो जो केव आर्किटेक्चर है उसमें गुप्तों का बहुत ही बड़ा जो योगदान है वो रहा है। साथ ही साथ देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें भी गुप्त साम्राज्य का बड़ा जो बहुत ही बड़ा हाथ है वो रहा है। तो इसीलिए भी जो गुप्त एरा है वो भारतीय इतिहास में गोल्डन एज ऑफ इंडिया या फिर क्लासिकल एज ऑफ इंडिया वैसे ही नहीं कहा जाता, क्योंकि आप देखें तो उस वक्त की जो रचनाएं थी वो अप्रतिम थी, इसलिए भी उसको सुवर्ण युग कहा जाता है। और साथ ही साथ देखें सुवर्ण युग में एक उनकी इकोनॉमी है उसका भी बड़ा योगदान था, क्योंकि उनकी कॉइनेज सिस्टम देखें तो मौर्य एम्पायर है वो पहले कभी उन्होंने स्वर्ण का इस्तेमाल सिक्के के लिए नहीं किया था, बाद में भी किसी ने नहीं किया था, लेकिन गुप्त सम्राटों का जो करेंसी थी वो मेनली गोल्ड कॉइन से ही चलती थी, इसलिए भी शायद उनको गोल्डन एज ऑफ इंडिया ही कहा जाता होगा। तो अब देखते हैं गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखते हैं, क्योंकि जो गुप्तों का जो साम्राज्य था वो बहुत वास्तव में बहुत ही बड़ा था। गुप्तों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो हम गुप्तों का जो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे वो सिर्फ उनकी जो डायरेक्ट टेरिटरीज थी, डायरेक्ट कंट्रोल्स के अंदर जो टेरिटरीज थी उसके ऊपर भी आज हमें वो लाइट है वो डालने वाले हैं। क्योंकि जो आप देखें तो गुप्त एम्पायर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। पहला था जो गुप्तों के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल वाला था, कि जो डायरेक्ट टेरिटरी है गुप्त सम्राटों के अंडर जो आती थी वो, और दूसरा जो कि वासल स्टेट, जो ट्रिब्यूटरी और फ्यूटरी जो स्टेट्स बनाए जाते थे, छोटे छोटे जो राज्य बनाए जाते थे अपने जो वासल स्टेट, वो दूसरी तरह की उनकी टेरिटरी थी। वो लोग जो है वो उसके ऊपर गुप्तों का सीधा कंट्रोल था, लेकिन उनको जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है वो दी गई थी। तो अब देखें तो जो मार्कंडेय पुराण है उसमें जो गुप्त राजा है उस वक्त जे लिखा गया है, रीराइट किया गया है इन सब पुराणों को। उसमें मार्कंडेय पुराण है उसमें राजा की जो राजधर्म जो ड्यूटी है वो उसमें दिया गया है कि राजा को जो शासन है वो कैसा करना चाहिए। गुप्त साम्राज्य के वक्त की ही बात हम कर रहे हैं। जो गुप्त रूलर है वो मौर्य रूलर्स की ही तरह ही उन्होंने ये जो सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसका भी इस्तेमाल उन्होंने किया था। क्योंकि आप देखें पहले तो जो मौर्य सम्राटों ने, जो मौर्य साम्राज्य के वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, जो मशीनरी थी, मैकेनिज्म था, वो बाद में ही कुषाणों द्वारा ही वो ऐसे ही चलाया आता था, और कुषाणों द्वारा जो फेरबदल किए गए उसका फायदा गुप्तों को मिला, तो उन्होंने ही ये जो सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो बनाई है। और एक बहुत ही बड़ा जो इसमें डिफरेंस देखा जाता है तो वो ये कि जो मौर्य रूलर थे वो बहुत ही बड़े ऐसे बड़े बड़े जो टाइटल है वो नहीं रखते थे, लेकिन जो गुप्त सम्राट है वो ऐसे बड़े बड़े जो टाइटल है, जैसे कि देखे
जो परम दैवत है महाराजा धीराज, जो कि बाद में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद के जो सभी राजा है उन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। पहले जो श्रीगुप्त और घटोत्कच थे वो सिर्फ महाराजा ही थे, लेकिन बाद में ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा महाराजा धीराज ये टाइटल है वो अडॉप्ट किया गया। उसके बाद देखे तो समुद्रगुप्त द्वारा जो टाइटल्स एडॉप्ट किए गए उसमें ये परम भट्टारक है, परम माहेश्वर है, परमेश्वर है, पृथ्वीपति है, ये सब जो टाइटल है वो बड़े बड़े जो टाइटल है वो गुप्त द्वारा एडॉप्ट किए जाते थे। और इससे क्या होता था कि जो उनके जो छोटे छोटे जो स्टेट है वासल स्टेट के, उनके ऊपर उनकी जो सुप्रीमसी है, उनका जो डोमिनेंट है वो बने रखता था। और जो मौर्य पीरियड की जो बात करें तो उनकी जो टेरिटरी थी वो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि जो लैंड उन्होंने कैप्चर कॉन्कर की थी चाहे वो चंद्रगुप्त द्वारा की गई हो चाहे वो अशोक द्वारा की गई, वास्तव में ये मौर्यों का साम्राज्य बहुत ही बड़ा था। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था, जो पाटलिपुत्र से ही पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलता था। राजा की पकड़ पूरे के पूरे साम्राज्य के ऊपर थी। लेकिन गुप्तों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा डिसेंट्रलाइज था, क्योंकि अब देखें तो गुप्तों का जो एम्पायर है वो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। पहला था जो डायरेक्ट कंट्रोल वाला, दूसरा था ये फ्यूडेटरी, जैसे कि जो लोकल किंग्स है स्मॉलर जैसे, वो बहुत ही बड़े पार्ट है गुप्तों का, जो बहुत ही बड़ा पार्ट है एम्पायर का, उनके ऊपर वो रूल करते थे। उनको जो थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी है वो दी जाती थी। ये जो पॉलिसी है वो समुद्रगुप्त द्वारा ये बनाई गई थी, जिसे धर्म विजय कहा जाता है। धर्म विजय की जो पॉलिसी जो चाणक्य ने इसकी बात रखी थी धर्म विजय की, ये पॉलिसी है वो बाद में उसके द्वारा ही जो गुप्तो है उनके द्वारा ही ये आगे है वो चलाई गई है। तो इसी से ही ये जो गुप्त साम्राज्य है वो स्कंदगुप्त की मौत के बाद भी, मृत्यु के बाद भी काफी सालों तक ये जो साम्राज्य है वो चला रहा है। जो जो उनके डायरेक्ट कंट्रोल में था वो भी उतनी बहुत ही बड़ी टेरिटरी थी, तो इसलिए भी उनके ऊपर कंट्रोल करने के लिए जो राजा है उनका शक्तिशाली होना आवश्यक था। तो इसलिए भी जो गुप्त रूलर्स है वो स्ट्रिक्ट इंपीरियल कंट्रोल है, और जो जिसे लोकल ऑटोनॉमी इन सब जो राजा है उनको दी गई है उसके ऊपर उनकी जो पकड़ है वो बहुत ही मजबूत थी। शायद इसलिए भी कभी ऐसा जो रिवोल्ट है वो गुप्त के ऊपर उतना नहीं हुआ। स्कंदगुप्त के वक्त तक ये जो रिवोल्ट है वो कभी आपने देखा नहीं गया कि गुप्त की जो टेरिटरी है उसमें जो रिवोल्ट है वो हुआ है। पहले जो मौर्य है उसमें जो बिंदुसार के वक्त तक्षशिला और उज्जैन है वहां पर रिवोल्ट की जो एविडेंस है वो मिले हैं, लेकिन आप देखें तो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के वक्त तक ऐसे कहीं भी ऐसे जो रिवोल्ट है वो नहीं मिले। क्योंकि आप देखें तो पाटलिपुत्र है उनका कंट्रोल है इन सब ऑटोनॉमी, और साथ ही साथ जो डायरेक्ट कंट्रोल था उनका उसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, तो इसीलिए भी है वो रिवोल्ट जैसी परिस्थिति है वो नहीं आई थी। और उन्होंने ही जो पहले जो मौर्यों द्वारा जो मैकेनिज्म और ब्यूरोक्रेटिक मशीनरीज है उनका जो मौर्यों ने जो जिसका इस्तेमाल किया था वो सब भी जो अर्लियर टाइम से उसमें भी जो नोमेनक्लेचर है वो अर्लियर टाइम से उसी से ही उसको एडॉप्ट है वो किया गया है। अब देखे हैं गुप्त एम्पायर की जो टेरिटरी है वो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया दो टाइप की थी, जिसमें पहला जो डायरेक्ट कंट्रोल है गुप्त एम्पायर द्वारा वो, और दूसरी ऑटोनोमस फ्यूडिटरीज जो कि जो राजा है उसको अपना जो ट्रिब्यूट है वो देंगे, अपना जो रिप्रेजेंट है वो देंगे, कुछ जो भेंट है वो देके, साथ ही साथ जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस है वो राजा के साथ जो गुप्त है उसके साथ बनाए। ऐसी कंडीशन के साथ ही जो इन सब छोटे छोटे जो राजा है उनको ऑटोनॉमी है वो दी जाती थी। अब देखें तो गुप्तों की आर्मी है उसके बारे में ज्यादा कोई जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, उसके बारे में कहीं भी ऐसे एविडेंस है वो नहीं मिले हैं कि गुप्त के पास कितनी जो आर्मी है वो रही होगी। लेकिन जो आर्मी रही होगी वो हाईली प्रोफेशनल और हाईली स्किल्ड रही होगी, क्योंकि आप देखें तो चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त की जो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है वो सब अब तक की जितने राजा भारत में हुए उसमें सबसे ज्यादा जिन्होंने मिलिट्री कैंपेन जो चलाई है तो वो थे समुद्रगुप्त ने हर लड़ाई है वो तकरीबन हर लड़ाई उन्होंने जीती ही है। तो इसलिए भी आप कह सकते हैं कि उनकी जो आर्मी है वो शायद उस वक्त भी एक बड़ी आर्मी उसके पास रही होगी, और साथ ही साथ जो प्रोफेशनल आर्मी और जो हाईली स्किल्ड आर्मी रही होगी। कुछ जो एविडेंस मिले हैं उसमें भी लगता है, उससे पता चलता है कि जो राजा है वो एक स्टैंडिंग आर्मी है वो रखता था। क्योंकि आप देखें तो जो इस सब जो फ्यूडिटरी है
वहाँ से ही ये जो सप्लाई है, सोल्जर्स की जो सप्लाई है वो होती थी। साथ ही साथ दूसरे तरह के जो इक्विपमेंट है, जैसे कि जो हथियार है, घोड़े, हाथी, इन सब ये फ्यूडिटरी से वहाँ से आते थे। साथ ही साथ जो दूसरी तरह की जो रिसोर्सेज चाहे इन सब को वेपन्स बनाने के लिए, वो भी इन फ्यूडिटरी है वहाँ से ही आते थे। और जो उस वक्त जो हॉर्स चैरियट वो और कैवलरी है वो काफ़ी उस वक्त है वो फेमस था। और हॉर्स आर्करी है वो उस वक्त इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड मिलिट्री टैक्टिस है वो बन गया था। जैसा कि पहले चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त जो मिलिट्री एलिफेंट है, वॉरियर एलिफेंट है, उसकी अहमियत ज़्यादा थी, लेकिन अब देखें तो हॉर्स आर्चरी है उसकी इम्पोर्टेंट है वो गुप्तों के समय ज़्यादा है वो हो गई थी। तो अब देखें तो पहले देखते हैं कि जो टेरिटरीज है उसमें जो डायरेक्ट कंट्रोल वाली टेरिटरीज है वो ये सब है। यहाँ पर से आप देखें तो ये सब एरिया वाला डायरेक्ट कंट्रोल में था, लेकिन ये सब जो छोटे छोटे हैं वो समुद्रगुप्त द्वारा जो वासल स्टेट के रूप में बनाए गए हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा रोल है वो प्ले करते थे, क्योंकि आप देखें तो जब भी गुप्त के ऊपर अटैक होगा तो पहले इन जो वासल स्टेट है, जो बफर स्टेट बनाए गए हैं, उनको पहले ये आक्रमण झेलना पड़ेगा। तो गुप्तों को पूरा का जो समय है वो मिल जाएगा कि इन सब जो फॉरेन इन्वेजन है उनको रोका जाए। शायद इसलिए भी जब हुन लोगों ने रोम को बर्बाद किया, लेकिन वो इंडिया को जो बर्बाद है वो नहीं कर सकते। शायद ये समुद्रगुप्त की ही पॉलिसी है, उसी की वजह से ही ये जो उनकी जो जियोपॉलिटिक्स है उसी की वजह से ही भारत है वो हुनों के हमले से बच गया। साथ ही साथ देखे तो हुनों के हमले को जो दूसरा कोई जो राजा था जिन्हें भगाया तो वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने शायद इसी मिलिट्री की वजह से ही, और साथ ही साथ ये जियो स्ट्रेटेजिक जो पॉलिसी थी समुद्रगुप्त की, उसी की पॉलिसी की वजह से ही हुनों को है वो भारत से ही बाहर है वो खदेड़ दिया था। तो अब देखें किंग के बाद आता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद है वो जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका हेड है वो मंत्री परिषद है वो हुआ करता था। और राजा को असिस्ट करने के लिए एक जो मंत्री परिषद है वो ही बनाई जाती है। जैसा कि पहले जो युवराज और मंत्री जो मौर्य समय में जो हुआ करते थे वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब भी वो उसमें कोई बदलाव है वो ज़्यादा है वो नहीं देखा है वो जा सकता था। जो डायरेक्ट कंट्रोल में था उसको प्रोविंस में डिवाइड किया जाता था, और उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपर क्लास ऑफिशियल्स या फिर कह दो कुमार आयुक्त, कुमारामात्यास और आयुक्त, उनको ही नियुक्त किया जाता था। और ये जो कुमारामात्यास और आयुक्त थे वो शायद जो किंग के जो हेयर अपेरेंट है उनको ही नियुक्त किया जाता था, या फिर जो रॉयल फैमिली के जो लोग थे उसी को ही इन आयुक्त या फिर कुमारामात्य है उसके रूप में ही, जो उनके गवर्नर के रूप में ही उनको है वो नियुक्त किया जाता था। और इन प्रोविंस को गुप्त एम्पायर के जो प्रोविंस है उसको भुक्ति कहा जाता था, और प्रोविंशियल गवर्नर उनको उपरिकास के रूप में है वो जाना जाता था। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वो लोग मोस्टली है वो प्रिंसेस है उसमें जो राजकुमार है उसको ही उन वहाँ पर नियुक्त है वो किया जाता था। और उनके जो प्रोविंस है भुक्ति है उनको ही सब डिवीजन में डिवाइड किया जाता है, उसको विषय या फिर डिस्ट्रिक्ट का कह सकते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट है उसके जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसको विषयपति कहा जाता था। और जो सिटी डिस्ट्रिक्ट में भी जो सिटी है उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे वो थे नगर श्रेष्ठी, जो कि अभी के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उस तरह के ही ये लोग होगे। तो ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वो नगर श्रेष्ठी है उसके द्वारा ही जो कंडक्ट है वो किया जाता था। और देखे तो जो विलेज है वो डिस्ट्रिक्ट के जो विलेज थे वो इन सब जो ग्रामिक्स है उसके डायरेक्ट कंट्रोल है उसमें ही वो आ जाता था। और गुप्त एज में ही ये जो ग्रामिक है जो कि एक बहुत ही बड़ा जो रोल है वो गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन में वो है प्ले वो बहुत ही बड़ा जो उनका रोल आप उसको कह सकते हैं। अब देखते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। जो सिटी एडमिनिस्ट्रेशन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पहला आता है उसके जो ऑफिसर है उसमें अधिष्ठानीकरण, ये जो उसको म्यूनिसिपल जो अभी का जो म्यूनिसिपल बोर्ड है ये उसी तरह का ही रहा होगा। और साथ ही साथ जो अयाधिकरण जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस उसको कह सकते हैं, तालुकाधिकरण शायद ये रूरल बोर्ड रहा होगा। और ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन था उसमें भी जो 4 मेंबर है वो हुआ करते थे। उसमें पहला है नगर श्रेष्ठी,
या फिर कहे तो गिल्ड प्रेसिडेंट, जो कि बाद में ये जो गिल्ड प्रथा है वो गुप्तों के पीरियड में ही ये काफ़ी फेमस थी। तो ये गिल्ड, उनके जो प्रेसिडेंट उनको नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। उसके बाद है सर्व चीफ मर्चेंट, उसके बाद प्रथम कौलिक चीफ आर्टिसन और प्रथम कायस्थ यानी कि जो चीफ स्क्राइब है। ये सब जो ऑफिसर है वो सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर सिटी की जो इकोनॉमी है वो लोग भी देखते होंगे, क्योंकि उस वक्त भी आप देखें तो उज्जैन और पाटलिपुत्र जैसे काफ़ी ऐसे जो फेमस जो शहर है वो उस वक्त भी थे, क्योंकि उज्जैन और पाटलिपुत्र है वो इकोनॉमी का बहुत ही बड़े सेंटर थे। इसलिए भी ये जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसको मजबूत रखना काफ़ी आवश्यक रहा होगा। अब देखते हैं उसके कुछ जो ऑफिसर है उसके बारे में जो कुछ एविडेंस मिले हैं। उसमें पहला आता है महाबलाधिकृत, जो कि कमांडर इन चीफ पहले जो सेनापति होते थे। ये महाबलाधिकृत ये सेनापति का ही एक जो रूप है आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद है महादंड नायक, जो कि चीफ जस्टिस का काम वो करते थे। महाप्रतिहार, जो कि रॉयल पैलेस का जो मेंटेनेंस रखते थे उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। बंदाधिकृता, जो कि रॉयल ट्रेजरी है, उसके जो चीफ थे उनको, जो कि हेड ऑफ द रॉयल ट्रेजरी को भंडागार अधिकृत कहा जाता था। उसके बाद आता है विनयस्ती संस्थापक, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे। वही दंडपाशिक, महापक्षपातलिक, सर्वाध्यक्ष, ये सब जो ऑफिसर्स है वो आप उस वक्त भी जो मौर्य एम्पायर के वक्त जो ऑफिसर्स हुआ करते थे वैसे ही जो ऑफिसर है वो गुप्त एम्पायर की तरह अलग अलग तरह के जो ऑफिसर है वो हुआ करते थे। और मौर्यों के अलावा जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो ऑफिस थी तो वो थी ये महासंधि विग्रहक, पोस्ट वॉर काउंसिलेशन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट उस वक्त की जो गुप्तों ने जो नई जो पोस्ट बनाई थी तो ये थी महासंधि विग्रहक। जैसे कि अशोक ने धम्म महामात्रा बनाए थे वैसे ही जो गुप्त है उन लोगों ने ये महासंधि विग्रहक है वो बनाए थे। यही एक जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो गुप्त द्वारा ही की गई थी, इजाद की गई थी। लेकिन बात आप ये सब जो पोस्ट है वो पहले ही ये जो मौर्य एम्पायर के वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी ये पोस्ट है वो थी, लेकिन ये महासंधि विग्रहक है वो अलग से पोस्ट है वो बनाई गई थी। अब देखते हैं उस वक्त की जो सोसाइटी है उसके बारे में। उस वक्त की जो सोसाइटी है उसका जो उसके ऊपर काफ़ी किताबें लिखी गई है। उसमें जो सोर्सेज है उसकी बात करें तो पहला आता है उस वक्त का जो लीगल टैक्स, कंटेम्पोरेरी लीगल टैक्सेस है उसमें भी काफ़ी ऐसी जो सोसाइटी के बारे में लिखा गया। जैसे कि जो स्मृति ग्रंथ है, पुराण है, उसमें भी ये गुप्त समय की, गुप्त काल के जो सोशल कंडीशन है उसमें दिया गया है। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण है वो है फाहियान का जो उनकी जो लिखी गई किताबें है वो भी हमारे लिए काफ़ी है वो इम्पोर्टेंट है वो हो जाती थी। अब देखें तो जैसे कि मौर्य है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, वहीं गुप्त एम्पायर है उन्होंने हिंदू धर्म है उनको अपनाया था। जो ब्राह्मणिक हिंदू धर्म है उसको ही उन्होंने जो गुप्त सम्राट है उन्होंने ब्राह्मण धर्म को ज़्यादा महत्व है वो दिया था। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो जैन था, वही जो बिंदुसार है वो आजीविक था, वही अशोक है वो बुद्धिस्ट था। लेकिन सारे के सारे जो गुप्त सम्राट है वो मेनली हिंदू धर्म का ही पालन करते हैं। उसमें भी शैव धर्म और वैष्णव धर्म है। ज़्यादातर जो गुप्त राजा है, गुप्त सम्राट है, वो वैष्णव धर्म का ही पालन है वो करते थे। इक्के दुक्कों को छोड़कर सभी जो राजा है वो जो शैव धर्म और वैष्णव धर्म है उसका ही पालन है वो करते थे। वैष्णव पंथ है उसका ही पालन है वो करते थे। जो काफ़ी ऐसे जो सिक्के मिले हैं उसमें भी जो भगवान विष्णु और गरुड़ है उसके भी काफ़ी चिन्ह है वो मिले हैं। और जो कुमारगुप्त थे वो भी शैव धर्म का पालन करते हैं। उसके सिक्के उसमें जो युद्ध के भगवान माने जाते हैं कार्तिकेय है उसके भी सिक्के है वो उसमें मिले हैं। काफ़ी ऐसे जो लीगल टैक्स है उसको रीराइट किया गया इसी पीरियड में, जिसमें याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन है, ये सब है वो इसी काल है उसमें लिखे गए हैं। और ये जो स्मृति है वो उस वक्त की जो सोसाइटी की जो कंडीशन है उसका रिप्रेजेंटेटिव आइडियल रिप्रेजेंटेशन है वो इस स्मृति ग्रंथ में ही लिखा गया है। और उस वक्त की एक बहुत ही बड़ी जो बदलाव देखे तो जो पहले कास्ट सिस्टम की शुरुआत जो होने लगी थी मौर्य एम्पायर में वो अब थोड़ी रिगिड है, वो जड़ है वो हो गई थी जो। लेकिन अभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो हेरेडिटरी शुरुआत कह सकते हैं गुप्त एम्पायर को, गुप्त जो काल है उसी को ही आप उसको कह सकते हैं कि जो
ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण ही बनेगा, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण प्रथा है, वो काफ़ी रेगिड हो गई थी। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा है वो बदलाव है, वो आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है ब्राह्मणों की पोजीशन, ब्राह्मणों का जो स्टेटस था उसमें भी काफ़ी है बहुत ही बड़ा बदलाव है, वो आप उसको देख सकते हैं। पहले जो बौद्ध साधुओं मॉन्क्स का हुआ करता था, वो अब ये जगह है वो ब्राह्मणों ने, या फिर कहे तो जो इंटेलेक्चुअल है, स्कॉलर्स है, उन लोगों ने ली थी। उन लोगों को जो एक बहुत ही बड़ा जो बदलाव आया है उसमें ये कि पहले जो मॉन्क्स को जो जमीनें दी जाती थी, वो भी अब जो ब्राह्मणों है उसको लार्ज स्केल में ये जो जमीनें हैं वो दी जाती है, उसको दूसरे तरह के जो प्रिविलेजेस है वो भी दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल उनको जो टैक्स है वो काफ़ी कम देना पड़ता था, या फिर कई ऐसी जगह है वहाँ पर उनको जो टैक्स है वो नहीं दिया जाता था। उन सोशल कंडीशन में भी जो ब्राह्मण है उनकी जो सुप्रीमेसी है वो हो गई थी, क्योंकि आप देखें तो जो ब्राह्मण है उनको अपर लेवल में रखा गया था। उसके बाद क्षत्रिय आते हैं, क्षत्रिय जो कि उस वक्त जो पूरा का जो कार्यकाल वो देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन क्षत्रिय लोग देखते, साथ ही साथ जो उस वक्त की जो मिलिट्री है वो भी ये क्षत्रिय लोग है वो ही देखते थे। और आप देखें तो जो उस वक्त की जो वेश्यों की कंडीशन है उसमें भी थोड़ा चेंजेस आया था, क्योंकि वेश्यों की कंडीशन में थोड़ा जो उनका जो रिडक्शन है वो हुआ था, उनकी जो कंडीशन में थोड़ा उनकी कंडीशन में कमी आई थी। पहले जो स्टेटस था स्टेटस में कमी आई थी, लेकिन जो शूद्र है उसको और जो वैश्य है उसकी कंडीशन है एक जैसे ही मानी जाती थी। और देखें तो ब्राह्मणों की जो सुप्रीमेसी है वो इकोनॉमी भी दी जाती थी, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि उनको टैक्स फ्री लैंड और ग्रांट है वो उस वक्त भी दी जाती थी। और जो एक उस वक्त जो पहले जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे, चाहे वो कुषाण के हो, शक के हो, या फिर पार्थियंस के हो, ये जो फॉरेन इन्वेजन हुए थे वो पूरी की पूरी तरह अब इंडियन सोसाइटी में असिमिलेट हो गए थे। भारतीय जो संस्कृति है उन्होंने पूरी तरह इन विदेशियों को अपना लिया था, अपनी जो अपने आप में ही इन विदेशियों को पूरी तरह से ही सम्मिलित है वो कर लिया था। और एक बहुत ही बड़ा जो बदलाव आया था वो था अनटचेबिलिटी, जो अस्पृश्यता है उसकी भी शुरुआत उस वक्त है वो हो गई थी। लेकिन वो सभी शूद्रों को ऐसी कंडीशन है उसमें नहीं दी जाती थी, क्योंकि अब जो देखे जो कि सबसे जो फाहियान है उसी ने ही कहा है कि जो चांडाल लोग थे उनको गांव के बाहर रखा जाता था। और अनटचेबिलिटी की जो स्लोली शुरुआत वहां पर आप कह सकते हैं, पूरी तरह से जो अनटचेबिलिटी है वो गुप्त एम्पायर में नहीं थी, लेकिन उसकी जो स्लोली जो शुरुआत है वो गुप्त एम्पायर में ही हुई, आप उस जो ऐसा है आप उसको कह सकते हैं। और दूसरा जो बदलाव है वो रिलीजियन है। पहले जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है उसको ज्यादा प्राधान्य दिया जाता था, लेकिन अब देखे तो ये जो ब्राह्मण धर्म या फिर कहे तो जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म है वो पूरी तरह से सभी जो गुप्त एम्पायर है उसमें जो अपने पीक पर था। देखे तो जो हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान है वो इसी के वक्त ही, गुप्त सम्राटों के वक्त ही हुआ था। अभी आप जो देख रहे हैं कि हिंदू की जो मेजोरिटी है वो गुप्तों को ही आभारी, आप और शुंग और गुप्त को ही आभारी उसको कह सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो ऐसा ना होता तो अभी भारत है वो एक बौद्धिस्ट कंट्री होता, और जैसे कि बुद्धिस्ट की जो कंडीशन है वैसे ही हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म है उसकी कंडीशन अभी ऐसी होती। क्योंकि जो गुप्त जो एम्पायर है वो पर्सनली सभी एम्पायर है वो हिंदू धर्म का पूरे जो पालन है वो करते थे। उसमें भी जो देखे तो दो जो पंथ है वो दिए गए थे, जो वैष्णव पंथ है और शैव पंथ, वो दो तरह के जो पंथ है वो गुप्त सम्राट है वो पालन करते थे। साथ ही साथ जो एम्पायर के जो लोग है, पीपल लोगों उनकी जो प्रजा है वो भी वैष्णव धर्म और शैव धर्म दोनों का ही जो पालन है वो करते थे। शायद इसीलिए भी उसको फर्स्ट रेनेसा है वो, काफी ऐसे जो स्कॉलर है उन्होंने फर्स्ट रेनेसा वो है कहा गया है। अभी देखे तो मोस्ट ऑफ गुप्त राजा है वो वैष्णविस्ट ही, ज्यादातर जो गुप्त राजा है वो वैष्णव धर्म का ही पालन है वो करते थे। जो वुमेन्स की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी कम हो गई थी। जो पहले जो वैदिक काल में जो इक्वल पोजीशन थी स्त्रियों की, जो महिलाओं की जो पोजीशन स्टेटस था वो वैदिक काल में और लेटर वैदिक काल में और साथ ही साथ जो मौर्य काल में उसमें भी काफी अच्छी थी। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो थोड़ी मिजरेबल हो गई थी। लेकिन आप देखिए तो जो चंद्रगुप्त की जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त, उन्होंने जो वाकाटक
का जो स्टेट ऑफिस है उसमें 20 सालों तक उनका जो वाकाटक का जो स्टेट है उनको अच्छी तरह से संभाला, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो वुमन की कंडीशन है वो बदतर हो गई थी। लेकिन उसके जो राइट्स है उसमें काफ़ी चेंजेस आए थे। जो उनको प्रॉपर्टी राइट्स पहले जो दिए जाते थे वो अब पूरी तरह से ख़त्म किए गए। जो स्वयंवर प्रथा है वो काफ़ी, जो एलिट क्लास के जो पीपल है उसमें स्वयंवर प्रथा है वो की जाती थी, लेकिन जो सर्वमान्य ये प्रथा है वो नहीं थी। एजुकेशन है वो उसको दिया जाता था, लेकिन वो लोग है वो पब्लिक डिस्कशन है वहाँ पर ये लोग है वो वहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अपर क्लास के जो या फिर एलिट क्लास के जो वुमेन्स हैं उसको अच्छी तरह की जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की का एजुकेशन और दूसरी तरह की जो विद्या है वो सिखाई जाती थी। लेकिन जो पहले सभा या फिर समिति में और मौर्य काल में जो पूरी तरह से जो लोग स्त्रियां है वो पब्लिक डिस्कशन में जो पहले भाग लेती थी वो अब गुप्ता एम्पायर में उसकी जो अहमियत है वो उतनी नहीं रही थी। और जो स्मृति ग्रंथ है उसमें भी प्री प्यूबर्टी मैरिज है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है वो दिया गया है। जो कैलिबस है, स्ट्रिक्ट कैलिबसी का जो पालन है वो विडोज को करना होगा, ऐसी भी बात है। ऐसी सब जो बात है कंजर्वेटिव बात है वो इस सब में जो स्मृति ग्रंथि से उसमें लिखा गया है। तो उनकी जो कंडीशन है उसमें भी जो उनकी जो राइट्स है उसमें भी काफ़ी जो बदलाव है वो आ गया था। और एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है गणिका या फिर कहे तो जो नगरवधु है उसका भी जो कॉन्सेप्ट है वो उसी तरह उस वक्त ही वो काफ़ी फेमस था। जो कामसूत्र और मृच्छकटिकम है उसमें ये गणिका या फिर कहे तो जो नगरवधु है उसके बारे में लिखा गया है कि उसको कैसा होना चाहिए, उसके जो एंटरटेनमेंट है वो कैसा उस वक्त करना चाहिए, ये सब बातें है वो उसमें लिखी गई है। और जो मृच्छकटिकम है उसमें ये वसंत सेना है उसके बारे में जो मृच्छकटिकम है उसमें लिखा गया है। जो फूड्स की जो बात करें तो उस वक्त जो शाकाहार या फिर वेजिटेरियनिज्म है वो काफ़ी उस वक्त पॉपुलर था। लेकिन जो मीट है वो भी कुछ लोग है वो मीट का भी जो अपने भोजन के रूप में मीट भी वो लोग है वो खाते थे। और दूसरी तरह की जो जो एविडेंस है उसमें भी मिले है कि जो वेजिटेरियनिज्म के साथ साथ जो दूसरी तरह के जो फूड्स है वो भी अवेलेबल उतने ही अवेलेबल थे। अब उनकी जो इकोनॉमी है उसकी बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि इकोनॉमी है उसमें बहुत ही बड़ा चेंज, इकोनॉमी काफ़ी अच्छी तरह की थी। क्योंकि आप देखें तो जो गुप्तो है उन लोगों ने एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रखा, साथ साथ जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई उससे क्या हुआ कि जो गुप्तों का जो साम्राज्य जहाँ जहाँ पर फैला था वहाँ पर जो लैंड थी वो काफ़ी फर्टाइल लैंड थी, तो इसलिए इकोनॉमी जो एग्रीकल्चर है उसमें बहुत ही बड़ा चेंजेस है वो आया था। इकोनॉमी और जो एग्रीकल्चर है उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हाई हो गया था, तो इसलिए भी जो आमदनी है उसमें ज़्यादा आमदनी काफ़ी लोगों की आमदनी बढ़ गई थी। तो इसलिए भी एम्पायर है उसकी भी जो स्टेट है गवर्नमेंट है उसकी भी आमदनी है वो काफ़ी बढ़ गई थी। क्योंकि आप देखें तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमी उसमें बढ़ोतरी हुई, तो जो ट्रेड है वो भी बहुत जो ट्रेड है वो बढ़ने लगा। रोमन के साथ जो ट्रेड है वो काफ़ी अच्छी तरह से है वो होने लगा था। क्योंकि आप देखें तो जब चंद्रगुप्त द सेकंड या फिर कहे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ये जो शक रूलर वैष्णव क्षत्रप जो है उनको ओवरथ्रो कर दिया, उनकी जो टेरिटरी कैप्चर कर ली, तो मालवा और सौराष्ट्र वाला जो टेरिटरी एरिया है वो गुप्तों के अंडर आ गया। और जो भृगु कच्छ और खंभात जैसे जो बंदरगाह है जिससे डायरेक्ट लिंक थी रोमन्स के साथ, उससे जो गुप्त एम्पायर है उसको काफ़ी फायदा हो। उस वक्त की जो इकोनॉमी है उसको भी काफ़ी ज़्यादातर जो फायदा है वो हुआ है। शायद इसीलिए ही जो प्लिनी द एल्डर है उसने कहा था कि जो भारत है वो सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड ऐसा भी कहा जाता है कि वो उसका कहना है कि जो रोम का जो सोना है वो भारत में चला जा रहा है। शायद इसीलिए ही उसने कहा होगा कि जो भारत है वहाँ से जो सिल्क है और दूसरी तरह की जो सिल्क के साथ साथ दूसरी तरह के जो मटेरियल है जिसमें कुछ जो एंटिक आइटम्स है उसका भी जो ट्रेड है उस वक्त होता था। तो इसलिए भी उसने कहा था कि भारत है वो विश्व के सोने की सिंक के रूप में प्लिनी द एल्डर ने मेंशन किया था।
अब देखते हैं उस वक्त की जो इकोनॉमी थी उसमें दो तरह के जो सेक्टर है उसमें पहला आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी जो काफ़ी ऐसे जो रिलीजियस टैक्स है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में दिया गया, जिसमें पहला है कालिदास की जो कृतियाँ है उसमें भी कालिदास ने कहा है उस वक्त की जो एनिमल हस्बेंड्री वो जो रॉयल टैक्सेस है सरकार की जो आमदनी है उसमें से ज़्यादा जो किसी का जो पार्ट है तो वो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर दोनों को उसमें ज़्यादा अहमियत है वो दी गई थी। और साथ ही साथ जो रेवेन्यू है वो भूमि के जो रेवेन्यू है लैंड से आती थी 1/6 ऑफ नेट प्रोड्यूस, 1/6 पार्ट है जो जितना भी उत्पाद होता है उसका छठा भाग है वो आपको कर के रूप में सरकार है उसको देना होता था। और साथ ही साथ जो वेरियस टाइप्स के जो लैंड्स हैं वो भी इसने जो काफ़ी इंस्क्रिप्शन है उसमें वेरियस टाइप्स के लैंड्स के बारे में दिया गया है। उसमें जो लैंड जो कि खेती बाड़ी की जो लैंड होती थी उसको क्षेत्र है वो कहा जाता था, और जिस लैंड में जिस भूमि में खेती बाड़ी नहीं होती थी उसको खिला या फिर अपर हाथ ऐसे ही है वो कहा जाता था। और जो जो उत्पाद होती थी उसमें शुगर केन उसकी मात्रा है ज़्यादा थी, गेहूं है इस वक्त जो नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पर ये सब जगह है वो होती था। जो राइस है उसका भी काफ़ी जो उत्पाद है वो होता था। और साउदर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर ब्लैक पेपर और जो स्पाइसेस है उसके लिए वो काफ़ी फेमस था। और रोमन एम्पायर में भी काफ़ी ऐसे जो स्पाइसेस है और जो दूसरी तरह के जो हमारे यहाँ की जो क्रॉप्स है जैसे कि पेडी है इन सब क्रॉप्स है वो रोमन्स को भी हम जो एक्सपोर्ट है वो करते थे। साथ ही साथ जो रोमन्स के साथ साथ जो हान डायनेस्टी जो रूल कर रही थी हान एम्पायर, उसके साथ ही हमारा जो इकोनॉमी और ट्रेड है वो हान एम्पायर के साथ ही रोमन जैसा ही था। और अमरकोश है उसमें भी कहा गया है कि उस वक्त काफ़ी मात्रा में जो फ्रूट और वेजिटेबल है वो उस वक्त काफ़ी मात्रा में उगाए जाते थे, उनकी जो वेराइटीज है वो भी उस वक्त है वो दी गई थी। और जो मेन टेक्सटाइल है वो काफ़ी उस वक्त फेमस था। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थी, क्योंकि आप देखें तो टेक्सटाइल की जो कॉटन है वो इजीली अवेलेबल था। क्योंकि आप देखें तो जहाँ पर ये पूरा का पूरा जो एम्पायर खड़ा हुआ था गंगा नदी के आसपास का जो एरिया था वो काफ़ी फर्टाइल था, तो ये जो लैंड थी वो कॉटन के लिए काफ़ी फ्रेंडली थी। तो कॉटन फ्रेंडली लैंड थे तो इसलिए भी जो कॉटन है वो ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता था, तो इसलिए भी है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही साथ देखें तो सिल्क जैसे कासुम और पट्ट वस्त्र कहा जाता था उस वक्त। सिल्क है, मूसली है, कैलिको, लिनन, वूल और कॉटन उस वक्त ही है वो काफ़ी मात्रा में उसकी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मात्रा में होती थी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस वक्त इसमें भी सिर्फ प्रोडक्शन में ही ध्यान दिया था, काफ़ी जो एग्रीकल्चर है उसमें भी इरिगेशन के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान है वो दिया जाता था। जैसे कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है उसमें दिया गया कि जो सुदर्शन लेक है वो पर्णदत्त और उसके पुत्र द्वारा जो कि गवर्नर था स्कंदगुप्त का जो गवर्नर था सौराष्ट्र रीजन का, उसने ये जो सुदर्शन लेक है जो कि मौर्य द्वारा बनाई गई थी उसको रिपेयर किया और अच्छी तरह से जो कैनाल है उसको भी काफ़ी अच्छी तरह से रिपेयर किया। तो ये इरिगेशन है वो इस लेक से ही होता था। साथ ही साथ जो दूसरी है वो जिसे गति यंत्र कहा जाता है वो भी इरिगेशन है उसके लिए इस्तेमाल है वो होता था। अब इंडस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर के रूप में जाना जाता है। जो उस वक्त क्राफ्ट प्रोडक्शन कवर्ड है वेरी वाइड रेंज ऑफ आइटम्स। ज़्यादातर जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो काफ़ी ऐसे आइटम्स है उसका उत्पाद है वो होता था, जिसमें अमरकोश और बृहद संहिता है उसमें जो कि इस पीरियड की है उसने काफ़ी ऐसी जो इस तरह की जो आइटम्स है उसके संस्कृत नाम और उनकी जो कैटेगरी है और इन सब का जो नाम है और कहाँ कहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होती थी ये सब बातें है ये अमरकोश और बृहद संहिता उसमें लिखी गई है। और ये जो आइटम है उसमें जो डोमेस्टिक यूज़ है उसमें जो पोर्ट्स और फर्नीचर की आइटम, बास्केट, मेटल टूल्स ये सब डोमेस्टिक के लिए इस्तेमाल किए थे। साथ ही साथ जो लग्जरियस आइटम्स की भी बात करें तो ज्वेलरी है जो कि गोल्ड और सिल्वर से बनाई जाती थी, प्रीशियस स्टोन्स है जो कि
एक्सपोर्ट भी रोमन्स के साथ, इनका जो व्यापार है रोमन्स के साथ, साथ ही साथ हान एम्पायर के साथ ही इसका भी जो काफ़ी मात्रा में एक जो ट्रेड है वो होता था। साथ ही साथ जो आइवरी के जो काफ़ी ऑब्जेक्ट है वो भी बनाए जाते थे। साथ ही साथ देखें तो सिल्क के कुछ क्लॉथ्स है वो भी काफ़ी अच्छी मात्रा है उसमें बनाए जाते थे। और जो रोमन्स के साथ जो ज़्यादातर जो व्यापार होता था उसमें सिल्क की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि वो उन लोगों को भारत का जो ये सिल्क है, रेशम है, उनकी मांग है। रोम में सबसे ज़्यादा ये सिल्क की ही मांग थी। और वहीं हम रोम से सोने और दूसरे जो लोहे के जो हथियार है उसका इंपोर्ट है हम रोम से ही करते थे। और भारत शायद उस वक्त जो बाइजेंटाइन एम्पायर है वहीं से ही गोल्ड है वो आता होगा। और इंडियन प्रोडक्ट्स है, और साथ ही साथ काफ़ी ऐसी जो बाइजेंटाइन एम्पायर में नहीं थी ऐसी जो प्रोडक्ट है वो हम गोल्ड के एक्सचेंज में व्यापार है वो करते थे। और ह्यूएन है उसने भी ये सब प्रोडक्ट के बारे में लिखा है और कहा है कि काफ़ी मात्रा में ये जो गुड क्वांटिटीज में ये जो प्रोडक्ट है वो उसके साथ जो ट्रेड है वो किया जाता था। और जो ब्लैक पॉलिश वेयर है उसको रेड वेयर विथ ब्राउन इस जो स्लीप है उससे ये उसको रिप्लेस किया गया था। अब देखते हैं इस वक्त की जो महत्वपूर्ण जो सिस्टम है वो महाजन सिस्टम या फिर कहे तो गिल्ड सिस्टम है वो उस वक्त काफ़ी फेमस थी। जो गुप्त की जब राइज हुआ उसके साथ साथ ये गिल्ड सिस्टम है उसका भी राइज उसका राइज हम कह सकते हैं। द गिल्ड वॉज द मेजर इंस्टीट्यूशन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड कमर्शियल एंटरप्राइज। गिल्ड जैसे हम अभी जो काफ़ी एंटरप्राइजेज है उसके कंपैरिजन में देख सकते हैं कि जो एक समूह बनाया जाता है उसको गिल्ड कहते थे। और ये जो गिल्ड सिस्टम है उसके बारे में जो जातक कथा है उसमें भी ये जो गिल्ड सिस्टम है उसके बारे में लिखा गया है। और गिल्ड है वो आर्टिसंस, ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स होते थे जो कि उनका सोसाइटी में बहुत ही उच्च स्थान था उसके रूप में उनको देखा गया है। और जो गुप्त एरा है तब ये गिल्ड सिस्टम है वो भी गुप्त एम्पायर की तरह ही वो काफ़ी अच्छी पोस्ट पर थे। जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी काफ़ी जो अच्छी जो पोस्ट होती है वहाँ पर ये जो गिल्ड्स होते हैं उनको पोस्ट है वो दी जाती थी। और कुछ जो गिल्ड है गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट है उसका जो उल्लेख है वो रघुवंश में दिया गया है। कालिदास की जो रघुवंश है उसमें जो गिल्ड ऑफ आर्किटेक्ट है उसके बारे में दिया गया है। और इंदर कॉपर प्लांट है उसने ये गिल्ड ऑफ ऑयलमैन है उसके बारे में दिया है। साथ ही साथ जो मंदसौर इंस्क्रिप्शन है उसने गिल्ड ऑफ सिल्क वेवर के का जो उल्लेख है वो किया है। और जब गुप्त एम्पायर कोलैप्स कर गया, डिक्लाइन कर गया, तो ये जो गिल्ड सिस्टम है उसका भी डिक्लाइन है वो हो गया, क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उतनी नहीं रहती, तो ये जो गिल्ड सिस्टम है उतनी रिलेवेंट नहीं रहती। क्योंकि आप देखें तो गिल्ड सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी अच्छा जो साथ है वो चाहिए होगा, तो लेकिन जब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ही उतना रिलेवेंट नहीं होगा और कंट्रोल उतना स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा इकोनॉमी ऊपर, तो इन लोगों का भी जो फायदा है वो उतना ज़्यादा है वो नहीं होगा। शायद इसलिए भी ये जो गिल्ड सिस्टम है वो गुप्तों के पास ये जो है वो डिक्लाइन कर गई। अब ट्रेड की बात करें तो ट्रेड है वो नॉर्दर्न इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से जो है वो ईस्टर्न कोस्ट जैसे कि अरिकामेडू है वहाँ से ये पूरे का पूरा जो है वो होता था। शायद इसीलिए भी काफ़ी इसे जो जावानीज टैक्स है उसमें जो गुप्त सम्राट है उसके बारे में लिखा गया है। जो समुद्रगुप्त फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त है उसके बारे में भी जो कुछ जावानीज टैक्स है उसमें समुद्रगुप्त की जो उनकी जो लाइफ है उसके बारे में उसमें लिखा गया है। और जो वेस्ट कोस्ट वाला है वो वेस्टर्न एशिया और साथ ही साथ जो मेडिटेरेनियन रीजन यानी कि जो रोमन एम्पायर है उसके साथ जो ट्रेड है वह भृगु, कच्छ और खंबा जैसे जो बंदरगाह है वहीं से ही ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके साथ जो व्यापार है वो वहीं से ही होता था। और कुछ जो इनलैंड रूट भी है जो कि इंडिया और चाइना को कनेक्ट करते थे थ्रू सेंट्रल एशिया, इंडिया चाइना को कनेक्ट करते थे, जिसमें तो खारिस्तान जो काराकोरम रेंज और कश्मीर से वहीं से होता था। ये रूट है वो सिल्क रूट के ऊपर ही और सिल्क रूट के साथ साथ ये जो रूट है वो बनाया होगा, ऐसा कुछ जो विशेषज्ञ है उसका कहना है। साथ ही साथ देखें तो इनलैंड ट्रेड भी होता था, उसमें जो गंगा नदी है और गोदावरी नदी है इन सब का काफ़ी मात्रा में उनका उपयोग है वो इनलैंड ट्रेड के लिए किया जाता था। और अब देखें तो जो उज्जैन और पाटलिपुत्र है वहाँ जो कि बहुत ही बड़े फेमस सेंटर थे ट्रेड के लिए, तो वहीं से ही जो पूरा का पूरा जो गुड्स होता है वो इन रिवर्स
रिवर से ही और गंगा और जो गोदावरी जैसी बड़ी बड़ी जो नदी है उसी का इस्तेमाल करके ये ट्रेड है वो पोर्ट्स तक पहुंचाया जाता होगा। और उस वक्त को जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स की बात करें तो उसमें भृगु कच्छ यानी कि जो आपका जो भरूच कहते हैं वो, खंभात, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम, प्रतिष्ठान और सोपारा जैसे जो पोर्ट है उस वक्त का काफी ज्यादा मात्रा में उसका जो इस्तेमाल है वो होता था। अब देखते हैं गुप्तों का सबसे जो फेमस जो कई काम है तो वो है ये कोइनेज का इस्तेमाल पहले मौर्य एम्पायर के वक्त भी उतना अच्छा उनका जो कॉइन है उनकी करेंसी वो इतनी ज़्यादा अच्छी मात्रा में और सिस्टमेटिक नहीं थी, लेकिन गुप्तों की जो कॉइन सिस्टम है, करेंसी सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी थी मौर्यंस की तुलना में। साथ ही साथ जो जो कुषाण्स थे उसकी भी तुलना में और सातवाहन की तुलना में भी इनके जो करेंसी सिस्टम थी वो काफ़ी अच्छी मात्रा में थे। इन इंडियन न्यूमिस्मेटिक इंपीरियल गुप्ता कॉइनेज ऑक्यूपाइज अ प्लेस ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। हमारी जो न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री है इसमें जो अर्लियर गुप्ता पीरियड है, स्कंदगुप्त वक्त का जो स्कंदगुप्त का जो पीरियड है वो काफ़ी ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। उस वक्त के जो कॉइन है वो रेगुलर साइज में थे, वेट, फिगर और जिसने इश्यू किया था उन सब के साथ एक सिस्टमेटिकली उनको जो इश्यू है वो किया जाता था। और उसमें भी जो हिंदू आर्ट है उसका काफ़ी मात्रा में उस पर प्रभाव था, क्योंकि आप देखें तो गुप्त सम्राटों के साथ साथ उसमें जो भगवान है उसके ऊपर जो सिक्के होते हैं उसमें भगवान का भी जो चित्र है वो उसमें अंकित किया जाता था। साथ ही साथ देखें तो कुछ जो हिंदू रिचुअल्स है जैसे कि अश्वमेध यज्ञ उसका भी उसके ऊपर जो अंकित है, जो सिक्के होते थे गोल्ड के सिक्के उसके ऊपर अंकित है वो किया जाता था। और देखें तो उस वक्त जो गोल्डन एज इसलिए भी कहते हैं क्योंकि आप देखें तो उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापार है वो गोल्ड में ही होता था। और इस गोल्ड में के सिक्के में भी देखें तो क्राफ्ट्समैनशिप और डिज़ाइन और टेक्निक इन सब के मास्टरपीस के रूप में भी आप इस जो कॉइन्स है उसको देख सकते हैं। और सबसे कॉइन्स की शुरुआत होती है पहले चंद्रगुप्त ने प्रथम ने तो की थी, लेकिन उतने जो उनके कॉइन थे वो इतनी वैरायटी में नहीं थे, बहुत ही ऑर्डिनरी थे। लेकिन समुद्रगुप्त ने जो कॉइन्स बनाए वो सबसे अच्छे मास्टरपीस के रूप में आप देख सकते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड टाइप के कॉइन्स है, आर्चर टाइप है, बैटल एक्स टाइप के है, अश्वमेध यज्ञ, टाइगर स्लेयर टाइप और लेरिस टाइप। इन सब जो कॉइन्स है वो समुद्रगुप्त द्वारा जो इश्यू किए गए थे। वही जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, चंद्रगुप्त सेकंड, उसने स्टैंडर्ड टाइप, छत्र टाइप, आर्चर टाइप, हॉर्समैन टाइप, किंग एंड क्वीन टाइप, कोच टाइप, लायन स्लेयर टाइप, चक्र विक्रम टाइप और कॉपर और सिल्वर कॉइन्स, इन दोनों तरह के कॉइन्स है वो चंद्रगुप्त ने उस वक्त इश्यू है वो किए थे। वही आप कुमारगुप्त के कॉइन देखें तो कुमारगुप्त के रेन के बारे में आप कॉइन से ही पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो उतना रेन है वो शांतिपूर्ण रहा होगा। और जो उस वक्त का जो ट्रेड, इकोनॉमी और वेल्थ है वो कुमारगुप्त के वक्त सबसे ज़्यादा चरम पर होगी, क्योंकि आप देखें तो इसकी जो मात्रा, कॉइन की जो वैरायटी है वो काफ़ी वेरियस है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप है, स्पोर्ट्समैन टाइप, छत्र टाइप, आर्चर, हॉर्समैन, एलिफेंट राइड एंड लायन स्लेयर, राइनोसोरस, कार्तिकेय। ये जो जिसे कुमारगुप्त महेंद्रादित्य भी कहा जाता था वो कार्तिकेय को बहुत ही पूजता था, इसलिए भी जो कार्तिकेय है जो कि युद्ध के देवता माने जाते हैं वो उसके काफी जो सिक्के हैं वो मिले हैं। उसके बाद किंग एंड क्वीन, अप्रतिका, लिरिस्ट, लायन स्लेयर, गरुड़ विथ आउट ऑफ स्ट्रेट्स विंग टाइप्स और कॉपर और सिल्वर कॉइन्स है वो कुमारगुप्त द्वारा है वो इश्यू किए गए थे। और बाद में जब देखें तो स्कंदगुप्त के वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो थोड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि जो इंटरनल रिवोल्ट जो पुष्यमित्र है वो लोग, जो पुष्यमित्र ट्राइब नर्मदा के आसपास की जो ट्राइब है वो लोग अटैक करने लगे थे। साथ ही साथ देखें तो हुन का बहुत ही बड़ा अटैक हुआ था, हालांकि स्कंदगुप्त ने उसको बाहर खदेड़ दिया था, लेकिन उसकी जो इफेक्ट है वो एम्पायर के ऊपर ज्यादा पड़ी, क्योंकि जो रिसोर्सेस है उसका ज्यादा इस्तेमाल हुआ। वही
जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर शायद उस वक्त थोड़ा बहुत तबाह हो गया हो, क्योंकि जो हुन लोग हैं वो बारबारिक थे, तो ये पूरे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बर्बाद कर देते थे। तो इसलिए भी उन्होंने ये ट्रेड रूट से साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह से उनको या फिर कहे तो थोड़ा डैमेज कर दिया होगा। इसीलिए भी उस वक्त स्कंदगुप्त के वक्त देखे तो इकोनॉमी है वो थोड़ी डिक्लाइन कर गई थी, क्योंकि आप देखें तो उसके सिक्के भी उनकी मात्रा भी कम है। वही जो पहले प्योर गोल्ड में बनाए जाते थे उसमें अब थोड़े बहुत जो दूसरे तरह के जो मेटल है उसको भी मेटल से मिला के ही स्कंदगुप्त है उसके कॉइन बनाए जाते थे। उसमें भी आप देखें तो उसने भी 4-5 तरह के जो टाइप्स के जो कॉइन है वो अंकित किए थे। उसमें आर्चर टाइप है, किंग एंड क्वीन, छत्र, हॉर्समैन, और उसने जो सिल्वर कॉइनेज की मात्रा उस वक्त स्कंदगुप्त के वक्त है वो ज्यादा थी। अब देखते हैं कि जो सिक्के कब मिले। पहला जो गुप्त गोल्ड कॉइन है जो कि 1783 में मिला था, वेस्ट बंगाल के कालीघाट से वहां से मिला है। और अब तक सबसे ज्यादा जो गुप्त कॉइन का जो सबसे बड़ा भंडार मिला है तो वो बयाना होड है, वहां पर ये मिला है। और साथ ही साथ देखें तो उनकी जो वेस्टर्न टेरिटरी है वहां पर ये ज्यादातर जो सिल्वर कॉइन्स है वो वहीं से ही पाए गए, साथ ही जो कुछ कॉपर कॉइन्स है वो ही वहीं से ही पाए गए हैं। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो वेट और स्टैंडर्ड है उसमें स्कंदगुप्त के वक्त जो है वो काफी बदलाव आ गया, थोड़ा लोअर तरह के हो गए थे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी है वो थोड़ी डिक्लाइन है वो कर गई थी। और अब देखें तो वेस्टर्न क्षत्रप की हार के बाद गुप्त सम्राटों ने इनके जो सिल्वर कॉइन्स के उसके ऊपर भी अपना प्रभाव डाला था। उसके ऊपर अपने जो सिक्के है वो अंकित है वो करवाए थे, इश्यू है वो करवाए थे। साथ ही साथ देखे तो चंद्रगुप्त और कुमार देवी है उसने भी चंद्रगुप्त और कुमार देवी के जो सिक्के है जो कि किंग एंड क्वीन टाइप के सबसे शुरुआत है वो समुद्रगुप्त द्वारा की गई थी। कुछ स्कॉलर मानते हैं कि समुद्रगुप्त ने ही अपने पिता और माता की याद में ये जो सिक्के है वो बनाए होंगे। और जो लिच्छवर्या है जो कि लिच्छवी जो उस वक्त ट्राइब थी वैशाली की जो कन्फेडरेसी थी, वो भी इसका भी जो मेंशन है वो चंद्रगुप्त और कुमार देवी टाइप्स के जो कॉइन्स है उसमें भी ये है वो पाए जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि उस वक्त की जो करेंसी है वो अब तक की सबसे ज्यादा फाइनेस्ट करेंसी आप उस वक्त को कह सकते हैं। उसमें देखें तो वेराइटीज के ऊपर भी आप उसको कह सकते हैं कि काफी मात्रा में अलग अलग तरह की जो सिक्के हैं वो मिले हैं। वहीं सिक्कों की जो मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा है वो मिली है। अब देखते हैं उस वक्त की जो रिलीजियस लाइफ की बात करें तो जो हिंदू धर्म है वो अपने पीक पर उस वक्त के हिंदू धर्म की जो पुनरुत्थान है वो गुप्त पीरियड के साथ ही हिंदू धर्म का जो पुनरुत्थान है वो कह सकते हैं, इसलिए ही उसको ब्राह्मणिकल रेनेसां है वो कहा जाता है। और गुप्त पीरियड को बुद्धिज्म से हिंदुइज्म में ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में भी एक बहुत ही बड़ा जो रोल है वो गुप्तों ने किया है, क्योंकि गुप्त एम्पायर खुद ही गुप्त सम्राट है वो खुद ही इसका जो पालन है वो करते थे। वैष्णविज्म का वो स्ट्रिक्टली है वो पालन करते थे, लेकिन वो गुप्त एम्पायर हमारे पहले जो हमारी जो परंपराएं रही ही दूसरे पंथ और दूसरे धर्म के ऊपर हमारी जो टॉलरेंट पॉलिसी रही वो उन्होंने ही आगे फॉलो की। और गुप्त रूल है वो खुद ही वो बेनेवलेंट थे, दूसरे जो धर्म है उसको उतना ही वो आदर है वो देते थे। और उसमें अब देखे तो जो शैविज्म वैष्णविज्म के साथ साथ जो शक्ति कल्ट का भी जो प्रार्थना है वो उसकी जो शुरुआत है वो गुप्त काल से ही शुरू है वो हो गई थी। और जो गॉड्स है उसमें भी काफी जो बड़ा है बदलाव है वो आ गया था। और अब देखे तो पहले जो पौराणिक गॉड्स थे उनकी जगह है अब जो नए गॉड्स है उन्होंने ले ली थी। पहले जो इंद्र को सुप्रीम गॉड माना जाता था वही अब शिव और विष्णु है उनको सुप्रीम गॉड के रूप में जाना जाता था। और साथ ही साथ देखे तो रिचुअल्स है उसमें भी काफी जो बड़ा बदलाव है वो आ गया था। और अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो दूसरे धर्म के ऊपर भी काफी वो टॉलरेंट थे, तो कभी भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं कि जो बुद्ध धर्म है बुद्धिस्ट है और जैनिस्ट है उसका जो परसिक्यूशन है वो कहीं है वो
किया गया है। और फिलोसॉफी है उसमें भी काफ़ी बड़ा है वो बदलाव है, वो उस गुप्त पीरियड है उसमें आ गया था। जो वेदांत स्कूल है उसकी जो सुप्रीमसी है वो गुप्त पीरियड में ही उसकी शुरुआत है वो हो जाती है। और जो काफी ऐसे जो पुराण है वो रीराइट किए गए थे, उसमें शिव और जो विष्णु है उसको चीफ गॉड्स के रूप में उसको जो स्थापित है वो किया था। पहले जो इंद्र है और वरुण सूर्य और दूसरे तरह के जो भगवान है जो वैदिक गॉड है उसको सुप्रीम बताया था। वही अब जो शिव और विष्णु है उनको चीफ गॉड्स के रूप में स्थापित किया गया। और साथ ही साथ देखे तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर के साथ ही उनको दर्शाया गया। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन बाद में आप देखें तो वो जो गॉड है उसको काफी ऐसी जो दिव्य पावर है वो इस पुराण जो गुप्त काल में जो पुराण लिखे गए उसमें इन सब बातें है वो लिखी गई है। उसके बाद देखे और जो मोस्ट ऑफ जो वैदिक गॉड्स थे वो विस्मृति में चले गए और नए जो गॉड्स है उनकी एग्जिस्टेंस आई, जिसमें कि शिव है, विष्णु है, कार्तिकेय और गणेश है। इन सबको जो सुधारवादी क्रीड्स है उसके रूप में देखा गया और उन सबको जो पहले अर्ली वैदिक जो गॉड्स है उसको इसके साथ ही रिप्लेस है वो किया गया था। और दूसरा जो फीचर है रिलीजियस डेवलपमेंट हुआ है तो वो है वर्शिप ऑफ शक्ति, यानी कि जो मदर गॉडेस है उसकी जो वर्शिप है वो पहले नहीं की जाती थी, लेकिन गुप्त पीरियड है उसमें उसकी जो वर्शिप है वो की जाने लगी। और जो आइडल वर्शिप है उसकी भी शुरुआत है वो होती जो इसी जो गुप्त पीरियड है उसकी शुरुआत है वो जो आइडल वर्शिप की शुरुआत गुप्त पीरियड में ही होती थी। और जो पहले वर्शिप के जो फॉर्म था उसमें भी काफी बड़ा बदलाव है वो आ गया था। यज्ञ है वो उस वक्त का जो उसका जो रिलेवेंसी है वो उतनी नहीं रही, क्योंकि देखे तो यज्ञ का जो स्थान है वो अब जो इमेज वर्शिप है उसने है उसका जो स्थान है वो ले लिया था। इसीलिए आप जो काफी अब देखे तो अजंता और जो इलोरा की केव है काफी उसमें जो काफी ऐसे जो गॉड्स है उसके जो चित्र है वो अजंता केव से मिले हैं। पहले जो नेचर वर्शिप होती थी उसका स्थान अब इमेज वर्शिप ने ले लिया था। पहले जो कि मूर्ति पूजा नहीं होती थी, क्योंकि अब पहले देखे तो जो नेचर है उसका ही पूजा किया जाता था। उसमें अब देखे तो इंद्र है उसको और साथ ही साथ जो सूर्य है, वरुण है और पृथ्वी, इनकी पूजा है वो उस वक्त की जाती थी। लेकिन बाद में इसमें काफी बड़ा बदलाव है वो आ गया था। और बुद्धिज्म है उसमें भी थोड़ा बदलाव है वो आ गया था, क्योंकि जो वज्रयान और जो तांत्रिक बुद्धिज्म जिसे कहते हैं उसकी भी शुरुआत है वो यहीं से ही होती थी। और बुद्धिज्म है उसने भी जो हिंदुइज्म की जो इनकारनेशन की थियरी है उसको एक्सेप्ट कर लिया था और हिंदुइज्म के साथ वो असिमिलेट हो गए थे। साथ ही साथ जो जैनिज्म है उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वो हमने जो ओरिजिनल क्रीड है, पहले ओरिजिनल जो पंथ है वो उतना ही रहा था। क्योंकि आप देखें तो जैनिज्म में कोई उतना स्टेट है उसका कोई रिस्पांस जैनिज्म के ऊपर नहीं था, क्योंकि जो स्टेट है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म का फैलावा के लिए स्टेट है वो कोई प्रोपोगेट है वो नहीं करता था। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो गुप्त पीरियड है उसको हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के रूप में आप उसको देख सकते हैं। अब लिटरेचर की बात करते हैं थोड़ा, लेकिन जो वैसे तो लिटरेचर है और आर्किटेक्चर है वो आर्ट एंड कल्चर में लिया जाएगा, लेकिन कुछ जो लिटरेचर है उसकी बात करना जरूरी है, क्योंकि उसमें आप देखें तो गुप्त पीरियड है उसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और लिटरेचर में उसका बहुत ही ब्रिलियंट डेवलपमेंट उस वक्त है वो हुआ था। और उसमें भी जो गुप्त सम्राट है उसका खुद का जो निजी जो योगदान है वो रहा है। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों की आर्ट और कल्चर है उसके बहुत ही बड़े तरफदार थे। उन्होंने काफी ऐसे जो आर्टिस्ट और जो स्कल्पचरिस्ट है उनको अपनी जो सभा है उसमें जो भाग है वो दिया था। और गुप्त पीरियड को प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्युलर लिटरेचर के लिए भी याद है वो किया जाता था। तो उसमें आप देखें तो भास है वो बहुत ही बड़े संस्कृत के जो विद्वान थे, जो कालिदास है, शूद्रक है, अमर सिंह, पाणिनि, वरुरुचि जैसे जो संस्कृत ग्रामेरियन है उसका भी काफी बड़ा योगदान है वो रहा है। और इसीलिए शायद जो गुप्त पीरियड है उसको ब्राइट फेज ऑफ क्लासिकल लिटरेचर भी कहा जाता था, क्योंकि आप देखें तो उस वक्त संस्कृत है उसको कोर्ट लैंग्वेज के रूप में गुप्त सम्राटों ने स्वीकार किया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भाषा थी उसमें भी जो संस्कृत है उसको काफी जो भाग है उसमें
दिया जाता था। तो इसलिए भी संस्कृत है वो उसका जो फैलावा है वो काफ़ी अच्छी मात्रा है उसमें हो गया था। पहले क्या होता था कि संस्कृत है वो सिर्फ एजुकेटेड लोग और जो एलाइट क्लास के जो पीपल है उसको इसके लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जो गुप्त काल है उसमें ऐसा नहीं था। उसमें संस्कृत है उसका इस्तेमाल सब लोग है वो करने लगे थे, तो इसलिए भी उसको क्लासिकल एज है वो कहा जाता है। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो जो फील्ड है उसमें भी नोटेबल डेवलपमेंट है वो उस वक्त ही हुआ था। आप देखें तो जियोमेट्री है उसमें भी जो काफ़ी जो थियरम्स है ट्रायंगल और सर्कल से रिलेटेड थियरम्स है उसका जो शुरुआत है वो यहीं से होती है, जो कि आर्यभट्ट है वो उसके लिए फेमस थे। आर्यभट्ट उन्होंने जो आर्यभट्टियम लिखी है उसमें जो एरिथमेटिक जियोमेट्री और अलजेब्रा है उसके ऊपर काफ़ी जो थीसिस है वो लिखी गई है। और साथ ही साथ जो ट्रिग्नोमेट्री है त्रिकोणमिति उसके ऊपर भी त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है वो जो गुप्त जो काल है वहीं से ही ये होती थी। और ग्रीक्स है उसके साथ ही हमारे जो इंटेलेक्चुअल रिलेशन है वो ही उस वक्त है वो बने थे, क्योंकि जब मैथ्स की बात जब होती है तब यह कि जो इन भारत है उसका योगदान है वो ग्रीक और रोमन्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा है वो योगदान है वो माना जाता था। और एस्ट्रोनॉमी भी ये जो सूर्य सिद्धांत है वो उस वक्त का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो जाना जाता था। वही देखे तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता जो कि मेडिसिन के जो फील्ड है उसमें काफ़ी बड़ा जो योगदान है इनका रहा है। चरक और सुश्रुत ने जो संहिता लिखी है चरक संहिता और जो सुश्रुत संहिता है उसमें जो काफ़ी ऐसी जो धन्वंतरी की ही तरह उन्होंने ही जो मेडिसिन है उसमें जो कौन कौन सी डिसीज होती है उसके सिम्टम्स क्या है उनका इलाज क्या है इन सब के बारे में रिसर्च करके ये किताब है वो लिखी है। और जो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता है उसमें भी ये इन सब जो मेडिसिन है उसके बारे में है वो लिखा गया और इनका जो उनके ऊपर एक जो टिप्पणी है वो इसमें लिखी गई है। और इसी में ही जो प्राणियों के जो एनिमल्स की जो डिसीज है इसमें भी खास करके जो हॉर्स और एलिफेंट्स उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई, क्योंकि आप देखें तो जो घोड़े और हाथी है उसका इस्तेमाल सेना के लिए होता था, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर भी होता था। तो हाथी है उस वक्त उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा था, तो इसके जो बीमार होते थे तो इसके ऊपर भी काफ़ी जो रिसर्च है वो उस वक्त है वो हुआ था। और जो वृद्ध गर्ग संहिता है वो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो वराहमिहिर की जो बृहद संहिता है जो एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इन दोनों किताबों में है काफ़ी मात्रा में वो लिखा गया है। वहीं देखें तो केमिस्ट्री में भी काफ़ी बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। नागार्जुन जो कि उस वक्त के सबसे महान केमिस्ट के रूप में वो है वो जाने जाते थे। अब देखें तो केमिस्ट्री की बात करें तो जो आयरन पिलर है जो कि मेहरौली के का जो आयरन पिलर है चंद्रगुप्त का जो आयरन पिलर है वो अभी इतने साल बीत गए लेकिन वो अभी ऐसा ही है, उसकी जो कंडीशन है वो वैसी ही है। तो शायद हम कह सकते हैं कि जो उस वक्त की जो केमिस्ट्री है वो भी काफ़ी अच्छी रही होगी। साथ ही साथ देखें तो मेटलर्जिकल स्किल है वो भी बहुत ही अच्छी होगी उस वक्त के पीरियड में, आप इन सब एविडेंस से कह सकते हैं। तो ये था मेरा पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर गुप्त पीरियड, जो गुप्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ देखें तो उनका सोशल और इकोनॉमी है उसके ऊपर जो जो हमने जो डिस्कशन किया उसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, इकोनॉमी, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो स्टेटस है वो सब आ गया। तो अगला वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि ये गुप्त सम्राट जो गुप्त एम्पायर है वो अपने जेनिथ पर था, पीक पर था, तो उसका जो डिसइंटीग्रेशन वो डिक्लाइन क्यों कर गया और कौन सी ऐसी सिचुएशन है वो हम अगले वीडियो लेक्चर उसमें डिस्कशन है वो करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा।